गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये जो सरफेस केमिस्ट्री हमारी यूनिट है, ये लगभग हमने वीडियो के ज़रिए ही स्टडी की है। तो इसमें हमारा एक टॉपिक बीच में आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको पहले आना चाहिए था ये टॉपिक, चलो हम बाद में कर लेते हैं, कोई नहीं। तो इसमें एक टॉपिक आता है कैटालाइसिस। कभी आप इस टॉपिक को बुक से लास्ट में देखो, ये पहले मिलेगा आपको। तो ये एक टॉपिक है कैटालाइसिस। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कैटालाइसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो स्पीड को इंक्रीज़ कैसे किया जाएगा? उसके अंदर हम एक कैटालिस्ट डालते हैं। ये जो कैटालिस्ट होता है ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जो सब्सटेंस यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज कर रहा है वो क्या कहला रहा है यहाँ पे? कैटालिस्ट। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैटालाइसिस। ठीक है। जैसे देखिए प्लैटिनम का यूज करते हैं हम, निकल का, प्लैटिनम का, पैलेडियम का। कौन सी रिएक्शंस के अंदर? अल्कीन की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो करते हैं। आप लोगों ने 10th में जो ये रिएक्शन देखी होगी कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन एरो पे लिखते थे कैटालिस्ट की फॉर्म में निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ये सभी किसका काम करते हैं? कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अल्कीन की जो रिएक्शन है होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसमें हम प्लैटिनम का यूज करते हैं। तो ये कैटालिस्ट का काम करता है यहाँ पे प्लैटिनम। अच्छा, जो कैटालिस्ट हमारे हैं या जो कैटालाइसिस हमारी है वो देखिए दो तरह की हो जाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वैसे तो जनरली कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहाँ पर वो नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो अगर कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटालाइसिस, और जहाँ पर कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज़ करता है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालिस्ट या नेगेटिव कैटालाइसिस। नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे प्रमोटर और पॉइजन्स। प्रमोटर और पॉइजन्स का क्या मतलब है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपका दोस्त जो है वो आपको प्रमोट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है। तो काम करने वाले तो आप हैं, लेकिन वो आपका साथ दे रहा है, आपको बढ़ावा दे रहा है, आपको फेवर कर रहा है, तो वो प्रमोटर का काम कर रहा है यहाँ पर। ऐसे ही जब कैटालिस्ट अपना रोल प्ले करता है किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, तो अगर कोई उसे सपोर्ट करता है, उसकी एक्टिविटी को एनहेंस करे, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे? प्रमोटर। जैसे देखिए आपने अच्छे से देखा होगा बोहर जो प्रोसेस है, ये मोहर नहीं बल्कि बोहर है। बोर हैबर जो प्रोसेस था अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के, मैं कई बार एग्जांपल लेती हुई है। तो यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं, ये एन नहीं बल्कि एम है। आयरन और मोलिब्डेनम का जब हम यूज़ करते हैं बोन हैबर प्रोसेस में, हम क्या फॉर्मेशन करते हैं? अमोनिया। किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से। ये मैंने आपको ली चैटले प्रिंसिपल में भी एग्जांपल दिया था। कई बार हम बहुत से क्वेश्चंस में ये एग्जांपल लेते हैं। आयरन और मोलिब्डेनम जो है यहाँ पर, उनका दोनों का अलग अलग रोल है। हमने रिएक्शन एरो पे लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों यहाँ पे कैटालिस्ट है। आयरन यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है, लेकिन मोलिब्डेनम यहाँ पर प्रमोटर का काम करता है। वो सिर्फ आयरन को प्रमोट करता है। तो आयरन कैटालिस्ट हो गया और मोलिब्डेनम प्रमोटर। कुछ ऐसे, अब देखो जब आपका दोस्त आपको सपोर्ट करेगा तो कुछ ऐसे भी बंदे आपके साथ होंगे जो आपकी एक्टिविटी को, यानी जो आपको अपोज करेंगे, आपके काम में रुकावट डालेंगे। तो ऐसे ही जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को लोअर करेंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉइजन्स। जैसे जनरली आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, ये जनरली पॉइजन्स का काम करते हैं। ये जो कैटालिसिस है हमारी, ये दो टाइप्स की होती है, एक होमोजीनियस और एक हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है कि अगर हमारी रिएक्शंस के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस भी फेज़ में है, फेज़ का मतलब यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस स्टेट में है, तो जिस भी फेज़ के अंदर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसी स्टेट के अंदर हमारा कैटालिस्ट वहाँ पर यूज हो रहा है तो वो कहलाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। होमो मीन्स सेम, यानी दोनों की, कैटालिस्ट की और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की फेज़ क्या है यहाँ पर? सेम। और भी बहुत से एग्जाम्पल आप बुक से देख सकते हैं।
हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का या हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है यहाँ पर कि हमारे जो रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट है वो दोनों की फेज क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे फिर देखिए वही बोन हैबर प्रोसेस आ गया यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर। आयरन जो होता है यहाँ पर जब हम यूज करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि ये सभी क्या होते हैं, गैसेस। तो दोनों की स्टेट क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का। जो सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं यानी हीट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है, उसकी अपनी कुछ फीचर्स होती हैं। तो वो आपको एक बार स्टडी करनी है कि वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए हम कोई भी कैटालिस्ट जो है या कोई भी सब्सटेंस यूज करें। हर कैटालिस्ट का अपना एक पर्टिकुलर रिएक्शन की तरफ ही एक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन करना है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर कॉपर का यूज़ करना है हमें, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मेटल का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड के लिए कॉपर का यूज़ है। ऐसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से हमें मीथेन फॉर्मेशन करना है तो फिर किसका यूज़ करेंगे हम, निकल। क्योंकि रिएक्टेंट तो हमारे दोनों सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे अगर हम मीथेन चाहिए तो हमें निकल यूज़ करना है, अगर हमें कॉपर चाहिए फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो कॉपर। तो हर कैटालिस्ट का एक पर्टिकुलर रिएक्शन की तरफ ही एक्शन होता है। तो वो क्या हो गए नेचर के अंदर, सेलेक्टिव। और इसी तरीके से वो एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स पर ही काम करते हैं, तो उनका नेचर भी कैसा होता है, स्पेसिफिक नेचर होता है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज आप जो हैं वो बुक से एक बार देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जियोलाइट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, जियोलाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट की फॉर्म में बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। जियोलाइट्स का मतलब क्या होता है, एक एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। आपको जो यूनिट पढ़ाई थी हमने 11th क्लास में पी ब्लॉक, उसमें एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स थे सिलिकॉन के साथ, सिलिकेट्स जो फॉर्मेशन करता है SiO2 टेट्राहेड्रा यूनिट होती है। तो अगर उसमें एल्यूमिनो के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, AlO2 एल्यूमिना यूनिट होती है हमारे पास X टाइम, और सिलिका यूनिट होती है Y टाइम, और Z टाइम्स वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ये जो MXN क्या होता है, चार्ज ऑन द मेटल एंड, कितना भी चार्ज जो प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम सोडियम करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट हो जाएगा, पोटाशियम यूज करें तो पोटाशियम एल्यूमिनो सिलिकेट, एंड सो। ये जो सिलिकेट्स होते हैं इनकी 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हनी कम्ब जैसी होती है। हनी कम्ब आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पोरस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये पोरस स्ट्रक्चर कब बन जाती है इनकी, जब हम इनको हीट करते हैं तो इनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉस हो जाएंगे हीट करने से, और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन जाएगी, पोरस बन जाएगी। और सरफेस केमिस्ट्री में तो पोरस स्ट्रक्चर ही एडजॉर्बेंट के लिए या कैटालिस्ट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो सिलिकेट्स होते हैं हमारे पास, ये सेप सेलेक्टिव होते हैं, यानी केवल वही कैटालिस्ट या वही सब्सटेंस इनके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा जिसका साइज़ इनके पोर्स के साइज़ के कंपेरेबल होगा। तो ये सेप सेलेक्टिव हो गए और एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर ही काम करेंगे। जैसे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, वो जो है एब्जॉर्ब कर सकता है केवल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि उसके पोर्स के साइज में वो फिट नहीं बैठेंगे। तो सेप सेलेक्टिव हो गए ये। सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस भी जैसे पूछ लेते हैं तो इसका भी वही मतलब है कि जो जियोलाइट की एक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, शेप और साइज़ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसके पोर्स के साइज़ के कंपेरेबल होगा। और ये जो उसका एक्शन होता है ये सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि अल्कोहल्स जो होते हैं उसमें ZSM5, जो ZSM5 है 5, वो एक सेप सेलेक्टिव कैटालाइज वहाँ पे यूज किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक बायोकेमिकल कैटालिस्ट होती है, यानी अगर यही रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है, और वहाँ पर वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कैटालिस्ट की बजाय एंजाइम्स कहलाएगा।
एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं। जैसे आपने ये एग्जांपल्स देखे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे कि सुक्रोज जो शुगर होती है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में और फ्रैक्टोज में। तो उसके लिए हम इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। अगर ग्लूकोज में हम जाइमेज एंजाइम डालेंगे तो उससे इथेनॉल फॉर्मेशन होगी और CO2 गैस इवोल्व होगी। एक बात नोटिस करना है, जनरली जो एंजाइम्स होते हैं उसमें वो जिस शुगर के ऊपर काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है, और जनरली उसके नाम के साथ हम एज यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये एंजाइम्स के बारे में हो गया। और ये एंजाइम्स की कुछ फीचर्स होती हैं कि वो रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, स्पीड को, एफिशिएंट्स होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, ऑप्टिमम pH और टेम्परेचर पे काम करते हैं। इस तरीके की उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एंजाइम्स, कैटालाइसिस और सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में। आज आपको इसको एक बार स्टडी करना है। थैंक यू।